हेलो नमस्कार, मैं रितिका सुविरा हॉस्पिटल से। आज हेल्थ टॉक में हमारे साथ हैं डिपार्टमेंट ऑफ जनरल लेप्रोस्कोपिक एंड लेज़र सर्जन डॉक्टर विपिन जैन। हेलो सर, आज हम इनसे जानना चाहेंगे सर्जिकल कंडीशंस के बारे में, जिसमें से कि प्राइम है गॉल ब्लैडर स्टोन्स। तो सर, व्हाट एग्जैक्टली आर गॉल ब्लैडर स्टोन्स? सो गॉल ब्लैडर स्टोन्स, जैसा कि नाम से अपन को पता चल रहा है, ये एक तरह के स्टोन्स हैं जो कि गॉल ब्लैडर में बनते हैं। दे आर वेरी कॉमन नाउअडेज। जो मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से स्टोन्स बनते हैं वो दो रीजंस हैं। वन इज़ कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स एंड वन इज़ पिगमेंट स्टोन्स। एज वी नो कि आजकल हमारे खाने पीने में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अत्यधिक बढ़ गई है और हमारा फिज़िकल जो लेबर है वो भी कम हो गया है। इसकी वजह से कुछ कोलेस्ट्रॉल की जो क्वांटिटी हमारे शरीर में बढ़ती जा रही है। दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स की जो अकरेंस है वो बढ़ रही है। दूसरा जो मोस्ट कॉमन रीज़न है वो है पिगमेंट स्टोन्स। पिगमेंट्स बनते हैं रेड ब्लड सेल्स विच इज़ अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ऑफ आवर ब्लड, उनके ब्रेकडाउन से। तो कुछ कंडीशंस में पिगमेंट स्टोन्स होते हैं, बट जो सबसे कॉमन है वो है कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स। सर, कुछ ऐसे सिम्टम्स और वार्निंग साइंस जिनके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए? ओके, सो गॉल ब्लैडर स्टोन्स के पेशेंट्स कई बार तो साइलेंट कैरियर्स होते हैं, मतलब कि उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन पड़ा हुआ है, उनको पता ही नहीं है। कई बार कई महीने कई साल निकल जाते हैं। कुछ केसेस के अंदर पेशेंट जो आता है हमारे पास वो आता है पेन राइट अपर एब्डोमेन में लेके। कई बार ये पेन आगे से पीछे की तरफ भी जा सकता है और राइट शोल्डर में भी जा सकता है। दिस पेन कैन स्टे फॉर कपल ऑफ मिनट्स टू कपल ऑफ आवर्स। इट कैन बी एसोसिएटेड विथ डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया का मतलब है उल्टी का जी कर रहा है, इंडाइजेशन की फीलिंग आ रही है, और इसके अलावा भूख कम लग जाती है। कभी कभी पेशेंट हमारे पास एडवांस स्टेज जैसे जॉन्डिस लेके आता है। तब हमें जब पेशेंट को देखने के बाद हम जब इन्वेस्टिगेट कराते हैं तब हमारे को डायग्नोसिस क्लियर होता है कि इसके तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं। व्हाट इफ अगर टाइमली ट्रीट नहीं किया जाए, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? सो देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस दैट मे अकर विद गॉल ब्लैडर स्टोन्स। जैसा मैंने बताया, कई बार ये एसिम्प्टोमेटिक भी रह सकते हैं, बट सिम्टम्स जब आते हैं तो इनिशियली इट कैन स्टार्ट विथ पेन, इट कैन कॉज इंडाइजेशन, डिस्पेप्सिया, एंड इन एडवांस केसेस इट कैन कॉज पस फॉर्मेशन इन द गॉल ब्लैडर और जॉन्डिस, एंड more difficult to treat complications it can cause like pancreatitis। कुछ कंडीशन में, हालांकि बहुत रेयर है, लेकिन हमने देखा है कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स अगर बहुत सालों तक पड़े रहते हैं, दे मे कॉज इवन कैंसर ऑफ गॉल ब्लैडर विच इज़ अ वेरी ड्रेडफुल डिजीज। सो हाउ डू यू डायग्नोज सच स्टोन्स? मतलब कुछ टेस्ट है जो हम करवा सकते हैं? या देयर आर अ सेट ऑफ ब्लड टेस्ट एंड सोनोग्राफी। सोनोग्राफी इज कंसिडर्ड टू बी अ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर गॉल ब्लैडर स्टोन। सोनोग्राफी, जिसको हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं, उससे हमें 99% से ज़्यादा केसेस में क्लैरिटी आ जाती है कि इस पेशेंट के गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं या नहीं हैं। कई बार लोगों का ये क्वेश्चन होता है, अगर सर्जरी ज़रूरी है तो क्या डिफरेंस है लेप्रोस्कोपिक एंड ओपन सर्जरी? तो सबसे पहले तो हम ये क्लियर करें कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स का मेडिकल मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं होता। व्हेन आई से दैट, इट मीन्स कि कोई ऐसी दवा या ऐसी कोई टैबलेट नहीं आती कि हम लें और गॉल ब्लैडर स्टोन्स अपने आप चले जाएं। कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं हमने आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लिया 2 साल 3 साल, लेकिन वो इट्स नॉट इफेक्टिव। हमने कई बार देखा है, और कई आयुर्वेद स्पेशलिस्ट भी हमारे पास भेजते हैं कि सर ये गॉल ब्लैडर स्टोन्स है, ये हम ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, तो अब फाइनल ट्रीटमेंट आपको करना है। कमिंग टू द सर्जिकल पार्ट, पहले क्या होता था कि इसकी ओपन सर्जरी होती थी। ओपन सर्जरी मतलब मिड से लेके यहाँ तक लंबा चीरा लगता था। ऑब्वियसली इतना बड़ा चीरा लगेगा तो एक बड़ा ऑपरेशन माना जाता था, और इसकी रिकवरी में भी टाइम लगता था। उस ऑपरेशन के अपने कॉम्प्लिकेशंस भी होते थे। बट एज द टाइम्स हैव चेंज्ड, नाउ अ डेज वी आर डूइंग ऑल सच सर्जरीज विद द हेल्प ऑफ लैप्रोस्कोप। लैप्रोस्कोपी में क्या होता है कि हमारे पास एक लंबा टेलीस्कोप होता है, उसका डायमीटर करीब 1 सेंटीमीटर के आसपास रहता है। उसको हम पेट में डालते हैं, उसी की हेल्प से हम देख पाते हैं कि अंदर की क्या स्थिति है। उसके साथ हम कुछ असिस्टेड स्कोप्स वो डालते हैं, जिससे हमें इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं, जिससे ऑपरेट करते हैं। सो कुल मिला के ऐसे 3 या 4 जो बारीक छेद किए जाते हैं, उसकी हेल्प से हम पूरा ऑपरेशन सक्सेसफुली करते हैं। 99% केसेस जो हैं वो 1 दिन या उससे कम में हम डिस्चार्ज कर देते हैं। सो नेक्स्ट डे एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज पेशेंट इज़ वेल मूविंग, टेकिंग ओरल डाइट्स एंड डूइंग ऑल ऑफ हिज और हर पर्सनल वर्क। किसी को सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, कोई बेड रेस्ट एडवाइस नहीं किया जाता उसको। सो इन दैट वे द सर्जरी हैज़ nowadays improved, it has become more advanced and it has become more patient friendly। जो और एडवांटेजेस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के साथ हैं
वो ये है कि इसमें एक तो चीराफाड़ी कम होती है, तो ऑब्वियसली पेशेंट को पेन बहुत कम होता है। नंबर 2, ब्लड लॉस की संभावनाएं बहुत कम होती है। नंबर 3, जो स्टिच लाइन आ रही है, यानी जो टाँके लग रहे हैं वो इतने कम लग रहे हैं कि एक तरीके से कॉस्मेटिक स्कार बोलते हैं हम इसको। कॉस्मेटिक का मतलब कोई निशान नहीं आएगा और कोई फ्यूचर में उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 4th, बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस पेशेंट इज़ एबल टू मोबिलाइज अर्लियर, वो अपने ऑफिस जल्दी जा सकता है। आजकल हम सब प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में काम करते हैं काफ़ी लोग, तो उनको छुट्टियां मिलना ही मुश्किल है, तो कई बार ये लोग फ्राइडे को आते हैं, ऑपरेट कराते हैं, सैटरडे संडे रेस्ट किया, और कई बार 1-2 दिन और रेस्ट करके दे कैन रिज्यूम देयर ऑफिस अर्ली कंपेयर टू ओपन सर्जरी। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। Okay, sir. So next such common problem is hernia. So what exactly is a hernia? So hernia is a broad term. When I say broad term means कि there are various types of hernias. hernia basically क्या होता है कि हमारी मसल लेयर के अंदर कोई वीकनेस हो गई, उसकी वजह से कोई बॉडी का पार्ट बल्ज करता है, तो उसको हम हर्निया बोलते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम अबव वी कैन से देयर इज एपिगैस्ट्रिक हर्निया, फिर अम्बलाइकल हर्निया, पैरा अम्बलाइकल हर्निया, हाइटस हर्निया, इन्ग्वाइनल हर्निया, फेमोरल हर्निया, इंसिजनल हर्निया एंड सो ऑन। देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ हर्निया, बट जो मोस्ट कॉमन हम लोग फेस करते हैं वो मेल्स में होता है इन्ग्वाइनल हर्निया या ग्रॉइन हर्निया हम जिसको बोलते हैं, विच इज़ नियर द ग्रॉइन रीजन। फीमेल्स के अंदर मोस्ट कॉमनली होता है अम्बलाइकल हर्निया और समटाइम्स इंसिजनल हर्निया। इंसिजनल हर्निया मतलब आपने पहले यदि कोई सर्जरी करा रखी है पेट की, तो उसमें से भी वीकनेस आ सकती है और वो एक हर्निया का फॉर्म ले सकता है। सो दिस इज़ व्हाट वी कैन से अबाउट हर्निया। इनिशियल पार्ट्स के अंदर हम यही बता पाएंगे। ओके, सो बेसिकली कोई एज ग्रुप है जो कि मोर प्रोन है इस डिजीज़ के लिए? सो हर्निया इज़ नो स्पेसिफिक एज ग्रुप इज़ देयर। इन चिल्ड्रंस, इन न्यूबॉर्न्स वी कैन सी कॉन्जेनाइटल हर्नियाज, यानी जन्म से हर्निया है। इन यंग एज वी कैन सी some hernias which occurs due to excess weight lifting, जो कि आजकल बच्चे जिम में बहुत जाते हैं और ज़्यादा वजन उठा लेते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। मिडिल एज के अंदर क्रॉनिक कॉफ यानी कि लंबी खांसी या कॉन्स्टिपेशन की वजह से हर्निया हो सकता है। और ओल्ड एज के अंदर चूँकि देयर इज़ अ मसल वीकनेस ड्यू टू एजिंग, इट कैन लीड टू हर्निया। सो इन ऑल sets of people we can see hernia. In males, inguinal hernia is more common, and in females, umbilical and incisional hernia is more common. Okay, so can you please tell us some typical symptoms so that we might notice? Yeah, so mostly in cases of hernia, we can see or patient observes a bulge in a region of either incision or near umbilicus or near the groin region. Usually hernias are painless. पेन अकर्स व्हेन हर्निया बिकम स्ट्रैंगुलेटेड। उसका मतलब है कि कोई चीज़ हर्निया की जो अंदर नॉर्मल आंत का हिस्सा है वो आके अंदर फंस गई है, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन होता है। सो पेनफुल हर्नियाज आर अ रेड सिग्नल फॉर अस, आई मीन वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ कॉम्प्लिकेशन। ओके, सो इफ़ इट इज़ नॉट पेनफुल, सो आप डायग्नोस कैसे करते हैं एंड क्या हम ऐसा टेस्ट या एग्जामिनेशंस कराएं जिससे पता चल सके? सो मोस्ट ऑफ द हर्नियाज कैन बी डायग्नोस्ड क्लिनिकली। क्लिनिकली मीन्स पेशेंट कम्स टू अस, ही और शी सेज कि सर मुझे यहाँ पे एक अजीब सा उभार दिखाई दे रहा है या फुलावट दिख रही है, जो कि मैं जब चलती हूँ तो और ज़्यादा बढ़ जाती है, या मैं खांसी करती हूँ तो बढ़ जाती है। तो हम उसको क्लिनिकली देखते हैं एंड फिर हम उसको सोनोग्राफी कराते हैं। मोस्ट ऑफ द हर्नियाज कैन बी डायग्नोस्ड विद दीज थिंग्स। इन फ्यू केसेस वी माइट नीड टू हैव अ CT स्कैन in advanced hernias. Okay, so what are the treatment options for it? Okay, so again hernia is a disease which can only be treated surgically. चूँकि आपकी मांसपेशियों में गैप हो गया है या आपकी मसल्स वीक हो गई हैं, तो हमें उस वीकनेस को रिड्यूस करते हैं पहले सर्जरी से, और फिर हमें एक अंदर मेडिकेटेड मैश जिसको हम बोलते हैं, जाली अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, वो लगाई जाती है। वो जाली जो है शरीर में परमानेंट रहती है। इट प्रिवेंट्स herniation of any normal bowel or its part. So basically again laparoscopic surgery से हम काफ़ी number of cases, more than 90% cases हम laparoscopy से address करते हैं, and जो जाली है वो permanent body में रहती है। Okay, so what will be the recovery process after surgery? So as I said कि अगर हम laparoscopy से करने में सक्षम हुए हैं तो normally 1 या 2 दिन में पेशेंट रिकवर कर जाता है और डिस्चार्ज होकर घर चला जाता है। कुछ डिफ़िकल्ट केसेस होते हैं जिसमें रिकरेंट मतलब बार बार हर्निया हो रहा है, या कॉम्प्लेक्स हर्नियाज हैं जिसमें कि हर्निया का साइज़ बहुत बड़ा हो गया है, या उसको कोई कोमॉर्बिडिटीज़ है, यानी कि उसको हाइपरटेंशन है, हार्ट के डिजीज़ है, डायबिटीज़ है,
इन केसेस में हमें फिर हो सकता है उसका स्टे बढ़ाना पड़े। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस कैन बी डेल्ट विथ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड कैन बी डिस्चार्ज इन अ डे और अ 2। ओके, आमतौर पे लोगों का ये क्वेश्चन है कि हर्निया के ट्रीटमेंट के बाद में हर्निया कैन कम बैक, सो इज इट ट्रू? जी, ये अच्छा सवाल है, क्योंकि हर्निया देर आर ऑलवेज चांसेस ऑफ रिकरेंस इन हर्नियास, बट दैट ऑल डिपेंड्स विच टाइप ऑफ हर्निया वी आर डीलिंग विद, व्हाट इज़ द साइज ऑफ हर्निया, व्हाट इज़ द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, व्हाट इज़ द एज ऑफ द पेशेंट। इन सब चीज़ों से डिसीजन होता है कि हर्निया के रिकरेंस के चांसेस कितने हैं। बट आई विल से दैट इवन डन बाय बेस्ट सर्जन इन द बेस्ट सर्कमस्टांसेस इट कैन रिकर। So can we take some preventive steps to reduce the risk? डेफिनेटली इनिशियल जो प्रिवेंशन है वो ये होता है कि हर्निया हो ही ना, और दूसरा होता है कि हमने हर्निया का ऑपरेशन करा लिया तो उसको कैसे दोबारा होने से रोकें। सो देयर आर 3 मेन कंसर्न्स। सबसे पहले तो हमें हैवी वेट जब भी उठाना है तो हमें हैवी वेट उठाना है नॉट विद द हेल्प ऑफ आवर कोर और आवर आवर एब्डोमिनल मसल्स, वी शुड टेक हैवी वेट विद द हेल्प ऑफ आवर लेग्स। हमारा ज़्यादा वजन पैरों पे आना चाहिए, ना कि पेट पे। दूसरी चीज़ है हमें लंबी खांसी से बचना चाहिए, क्योंकि लंबी खांसी जब होती है तो वो एब्डोमेन के जो कमज़ोर पोर्शंस हैं जहाँ से हर्निया होने के चांसेस उस पर प्रेशर मारता है, विच कैन लीड टू हर्निया। सिमिलरली क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, अगर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन किसी को है तो वो भी हर्निया के चांसेस बढ़ा देता है। थैंक यू सर। आजकल हम देखते हैं पहले के समय में ओपन सर्जरीज हुआ करती थी, अब हम लेज़र की टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं। सो आप इस पे कुछ लाइट डालेंगे जिससे कि हमें पता चले व्हाट इज़ रोल ऑफ लेज़र इन सर्जरीज? जी बिल्कुल। लेज़र्स जैसा कि सब लोग जानते हैं, लेज़र्स आजकल बहुत अलग अलग फील्ड्स के अंदर अलग अलग प्रोफेशंस में काम आ रही है। As far as medical profession is concerned, lasers are used by skin specialists, plastic surgeons, general surgeons, even in advanced surgeries also lasers are being used. If I talk about our general and minimal invasive surgery department, we are using lasers for anorectal disease. What is anorectal disease? Anorectal disease are one of the most common disease involving piles, fissures and fistulas. ये इतनी कॉमन बीमारी है कि हर घर में पाई जाती है, हर किसी को मतलब एक्सपोजर होता है इसका कभी ना कभी किसी न किसी स्टेज पे। मोस्ट केसेस आर ट्रीटेड मेडिकली। जिनको मेडिकल मैनेजमेंट से आराम नहीं मिलता उसको हम सर्जिकली ट्रीट करते हैं, और सर्जिकली में फिर लेज़र का एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट आता है। अदर देन पाइल्स, फिशर, फिस्टुलाज विच आर एनोरेक्टल प्रोसीजर्स, हम इसका यूज़ कर रहे हैं वेरिकोज वेन्स सर्जरीज में। वेरिकोज वेन्स भी एक बहुत कॉमन बीमारी है which can occur in patients having a profession of prolonged standing in a single place, जैसे हमारे मार्केटिंग के लोग होते हैं या शॉपकीपर्स होते हैं या ट्रैफिक पुलिस वाले हैं। और इट हैज़ इंक्रीज अकरेंस इन फीमेल्स स्पेशली आफ्टर प्रेगनेंसी। वेरिकोज वेन्स में नसें जो है पैरों की धीरे धीरे फूलने लगती हैं, गुच्छे बन जाते हैं, सूजन आती है पैरों में, और कभी कभी क्रॉनिक वीनस अल्सर्स हो जाते हैं, यानी घाव हो जाते हैं जो भरते नहीं हैं, तो उसका भी ट्रीटमेंट लेज़र से किया जाता है। और तीसरा जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे पाइलोनाइडल साइनस। पाइलोनाइडल साइनस जो है वो होती है बालों का गुच्छा जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है शरीर के एक पार्ट में जाके, और वो पाइलोनाइडल साइनस कहलाया जाता है। इन तीनों बीमारियों का इलाज लेज़र से प्रूवन है और बहुत ही अच्छे तरीके से होता है, और सबसे एडवांस तरीका है ट्रीटमेंट का। ओके, सो मेनली ऐसी कौन सी डिजीज़ेज़ या कंडीशंस हैं जिसमें ये मोस्ट इफेक्टिव यूज़ है लेज़र का? जैसे मैंने आपको बताया मुख्यतः 5 बीमारियां हैं: पाइल्स, फिशर्स, फिस्टुलाज, पाइलोनाइडल साइनस और वेरिकोज वेन्स। ये हम लेज़र से सब तरह के केसेस, ये पर्टिकुलर केसेस हम आराम से करते हैं। पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी रहती है, चीरा फाड़ी मिनिमम होती है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन कम होता है, और रिजल्ट्स इक्वलेंट या अच्छे होते हैं। So this is better than our traditional approach. Yeah, definitely it is better than conservative surgeries, but still I will say it depends on particular cases. Few cases which are very difficult to treat, they can sometimes need conservative surgeries also. थैंक यू सर महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। जाते जाते हम चाहते हैं कि आप एक मैसेज दे दें ताकि सब लोग उसको सुन सकें। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि एक फेमस लाइन होती है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी बीमारी हो ही ना। उसके लिए हमें क्या करना है, पता हम सबको है कि हमें हेल्दी लाइफ रखनी है, अपनी खान पान हेल्दी होना चाहिए। आजकल जो हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड या घी, तेल या इन चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं एक्सेस में, वो हमारे लिए नुकसानदायक है। दूसरा, हमारी बॉडी मूवमेंट्स हमें बढ़ानी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए।
और अपने आप को एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए रादर देन इनटू दीज फोन्स एंड लैपटॉप्स एंड ऑल दीज थिंग्स। फिर भी अगर हमें कभी लगता है कि हमारे साथ कुछ पर्टिकुलर इशू हो रहा है, कोई हमें प्रॉब्लम लग रही है, हमें कुछ बॉडी में कुछ डिफरेंस लग रहा है, हमें कोई ऐसा लग रहा है कि, तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, दिखाना ज़रूर चाहिए क्या बीमारी है क्या नहीं है, लेट हिम डायग्नोज एंड देन ही इज़ द बेस्ट पर्सन, डॉक्टर इज़ द बेस्ट पर्सन हु विल लेट यू नो कि इसका क्या हमें इलाज करना है। समय पे इलाज अगर हो जाता है तो कई चीज़ें हमारी बच जाती हैं, हमारी जो एडमिशन स्टे है, हॉस्पिटल स्टे है, वो कम हो जाता है, हमारा रिज़ल्ट आउटपुट अच्छा रहता है और हम रिकवरी बहुत फास्ट कर पाते हैं। उसी जगह अगर हम बीमारी को लंबा खींचते हैं तो उस केस में रिजल्ट्स नेगेटिव भी रह सकते हैं। थैंक यू सर। सर से आज हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिली। जो सर्जिकल कंडीशंस हैं, जो कि कॉमन कंडीशंस हैं, उनमें हमारे सिम्टम्स हम कैसे पहचानें, कैसे उनको प्रिवेंट करें, कैसे उनको, कब हमें डॉक्टर्स के पास में जाना है। सो इसका वेट ना करते हुए आप अपने नियर बाय हॉस्पिटल से संपर्क करें। थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते।